कोई कार्य अच्छे से सीखने के लिए हमें करना पड़ता है अभ्यास। आइए आज हम कर लेते हैं प्यारे बच्चों समास। तो समास ये 9वीं कक्षा में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बड़ा आसान भी है, थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले समास शब्द का अर्थ क्या है वो हमें जानना है। समास का अर्थ है संक्षिप्त करने की रचना विधि या छोटा करने का ढंग। मतलब किसी बड़े वाक्य को छोटा बनाकर लिखने का तरीका है जो वो समास कहलाता है। अपनी बात को कम से कम शब्दों में कहना मानव स्वभाव है। हम सोचते हैं ज़्यादा ना बोलना पड़े, हम कम शब्दों में कहने का प्रयास करते हैं। इसीलिए वह अनेक बार भाषा के एक से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना देता है। एक से अधिक शब्दों को मिलाने की यह विधि है जो इसे ही हम समास कहते हैं। आगे देखिए इसकी परिभाषाएं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को समास कहते हैं। इस विधि से बने शब्दों को समस्त पद कहते हैं। जब समस्त पदों को अलग अलग किया जाता है तो उसे समास विग्रह कहते हैं। तो इसमें जब अलग अलग करेंगे तो समास विग्रह होगा, जब हम इनको जोड़ लेंगे तो समस्त पद होगा। दोनों को मिलाने के बाद समस्त पद होगा। ये परिभाषा भी हमारी सही है। अगली परिभाषा देखिए, परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। परस्पर मतलब आपस में संबंध रखने वाले। ये परिभाषा भी हमारी बिल्कुल सही है। आगे देखिए, समास वह रचना है जिसमें अर्थ की दृष्टि से परस्पर स्वतंत्र संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी अन्य स्वतंत्र शब्द की रचना करते हैं। शब्द होंगे, इनका आपस में संबंध होगा, उन दोनों को मिलाएंगे, तीनों को मिलाएंगे, एक नया शब्द मिलकर बनेगा उनसे, और वो जो नया शब्द बनेगा वही हमारा समास होगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं इसके अंदर होता क्या क्या है। समास रचना में दो शब्द अथवा पद होते हैं। हम समास में इनको पद बोलेंगे, शब्द नहीं बोलेंगे, पद बोलेंगे। आसान सा तरीका है याद रखने के लिए। शब्द को हम पद कहते हैं जब वो वाक्य में प्रयोग हो जाता है। पहला पद उसे हम कहेंगे पूर्व पद, और दूसरा पद उसे हम कहेंगे उत्तर पद, अथवा इन दोनों के समास से बना नया शब्द समस्त पद कहलाता है। देखिए बच्चे, पूर्व पद पहले पद से मिला हुआ और दूसरे पद, दोनों को मिलाने के बाद एक नया शब्द बनेगा। उस नए शब्द को बोलते हैं बेटा समस्त पद। समास रचना के क्रम को में का विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। देशभक्त, देश का भक्त। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। राजा का पुत्र, राजपुत्र। ये ध्यान से देखिए, इनमें का है जो को है, ये विभक्ति है जो इन दोनों को शब्द उनके संबंध को बता रही है। भक्त है वो किसका है? देश का। ठीक है, पुत्र है किसका है? राजा का। तो यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, राजा का पुत्र है। तो अब इन दोनों शब्दों को मिलाने के बाद हमारे पास एक नए शब्द बन गए, देशभक्त, यश प्राप्त, राजपुत्र। ये हमारे समास है। ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है। ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है। इन दोनों को मिलाने के बाद हमारे पास समस्त पद बनकर आ गया है। आगे देखिए बच्चे, समास विग्रह क्या होता है हम वो जान लेते हैं। विग्रह होता है किसी चीज़ को तोड़ना, अलग अलग करना। जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं तब उस प्रक्रिया को समास विग्रह, प्रक्रिया मतलब प्रोसेस, समास विग्रह कहते हैं। जैसे माता पिता समस्त पद है, ठीक है, दोनों को मिलाने के बाद ही बना है माता पिता। समस्त पद का विग्रह होगा। विग्रह मतलब जब इसको हम अलग अलग करेंगे तो बन जाएगा माता और पिता। समझ आ रही है? ये हमारा समस्त पद है क्योंकि हमने इसको जोड़ दिया है, और जब हमने इनको अलग अलग किया तो ये हमारा विग्रह कर दिया, हमने इनको अलग अलग कर दिया है। ठीक है, आगे देखिए विशेष क्या बातें हैं इसमें जो हमें समझ में आ जाने चाहिए ताकि समास हम अच्छे से समझ सकें। समास हेतु मतलब समास के लिए कम से कम दो पद होने चाहिए। हमने अभी अभी पढ़ा है पूर्व पद, उत्तर पद। पहले पद को हम पूर्व पद और दूसरे पद को हम उत्तर पद कहते हैं। समास होने पर दोनों पद या अन्य पद मिलकर एक संक्षिप्त रूप धारण
कर लेते हैं। संक्षिप्त मतलब छोटा। समास प्रक्रिया में जब समास की प्रोसेस चलेगी तो उसके बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है। लोप मतलब गायब हो जाती है। जैसे हमने का, को, का, इनको गायब कर दिया। ये देखिए, इनके अंदर हमें कहीं भी का नहीं दिखाई दे रहा, को नहीं दिखाई दे रहा, ये हमारे गायब हो गए जब हमने इनको जोड़ा आपस में। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखिए बच्चे, समास प्रक्रिया से शब्द निर्माण। समास की जो प्रोसेस है उससे शब्दों का निर्माण कैसे होता है, नए नए शब्द कैसे बनते हैं। हिंदी में समास प्रक्रिया के अंतर्गत 3 प्रकार से शब्दों की रचना हो सकती है। 3 प्रकार से। पहली है बच्चे तत्सम प्लस तत्सम। तत्सम शब्द वो होते हैं बेटा जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं और उनको हम हिंदी में एज इट इज प्रयोग करते हैं बिना किसी बदलाव के। और जैसे हमारा पास है राजा और पुत्र, ये दोनों ही, ये राजा भी तत्सम शब्द है और पुत्र भी तत्सम शब्द है संस्कृत के। तद्भव प्लस तद्भव। तद्भव होता है बच्चे ऐसे शब्द जो संस्कृत से लिए गए हैं लेकिन उनका थोड़ा सा रूप बदल दिया गया है और उनको हिंदी में प्रयोग करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर जैसे बैल, गाड़ी, अब ये बैल और गाड़ी दोनों ही तद्भव शब्द हैं। आगे देखिए तीसरा विदेशी प्लस विदेशी। अब इसमें तीसरे में क्या होगा, ये शब्द विदेशी ही होंगे और इनके अंदर विदेशी ही शब्द जुड़ेगा, तब जा कर के एक नया शब्द बनेगा। अब देखिए विदेशी प्लस विदेशी शब्दों के समास से जेब, ये भी विदेशी भाषा का शब्द है, खर्च, ये भी विदेशी भाषा का शब्द है, तो दोनों को मिला दिया भाई जेब खर्च। ठीक है, ये हमारा समस्त पद बन गया। और जब हम इसको खोलेंगे तो बन जाएगा जेब के लिए खर्च, बैलों के लिए गाड़ी, राजा का पुत्र। ये हमारा समास विग्रह हो जाएगा इस तरीके से। आगे देखिए, ये बेसिक है, अगर इसे अच्छे से कर लेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। समस्रोतीय समास, जब एक ही स्रोत से आए शब्दों के समास से शब्दों का निर्माण होता है। ये हमने कर ही लिए हैं, मतलब थोड़ा सा और जान लेते हैं। संकर समास भी होते हैं एक। हिंदी में ऐसे शब्द भी मिलते हैं जो 2 भिन्न भाषाओं के शब्दों से मेल से बने हैं, जैसे योजना, कमीशन। अब जो योजना शब्द है ना, ये तो है तत्सम भाई, और कमीशन है ना जो, ये है विदेशी भाषा का शब्द। अब ये दोनों मिलकर बन गए, अब ये हो गए संकर। संकर होता है भाई जो 2 भाषाओं से, अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने हुए हो। डाक खाना, डाक तो है तद्भव और खाना है भाई ये विदेशी। और पॉकेट मार, पॉकेट है जो, ये विदेशी शब्द है पॉकेट, और मार शब्द है जो वो है तद्भव। तो ये 2 अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने हैं, इसलिए इनको बोलते हैं संकर समास। संकर समास मतलब 2 अलग अलग भाषाओं से मिलकर बनने वाले समास। तो ये हमारा थोड़ा सा हमने बेस है जो वो कर लिया है, हमने पता कर लिया है। इसमें पूर्व पद होता है, उत्तर पद होता है, इनको जोड़ने से समास बनता है। ठीक है, जब इनको अलग अलग करेंगे तो समास विग्रह हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर करके देखा है कि अगर ये का और को और का, इनको बाहर निकाल देंगे तो ये समास विग्रह हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम समास में करेंगे इसके भेद कितने होते हैं, क्योंकि हमें पता है अलंकार के भी हमने भेद किए, तो आज हम समास के भेद भी करेंगे। इसमें ज़रा ध्यान से देखिए समास के भेद। सबसे पहले है यहाँ पर समास के होते भेद कितने हैं। सबसे पहले है अवयवी भाव समास, फिर है भाई तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। ये हमने सारे भेद हैं जो ये कर लिए। अब हम इनको एक एक करके इनको करेंगे और समझेंगे, उदाहरणों के माध्यम से इसको अच्छे से समझ लेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी द्वंद्व समास, क्योंकि जो द्वंद्व समास है ना वो हमने 6वीं, 7वीं, 8वीं कक्षा में किया हुआ है, इसलिए ईजी से आपको ये समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम करेंगे द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में क्या है, इस समास में क्या होगा बच्चे, दोनों पद प्रधान होते हैं। अभी हमने पढ़ा था पूर्व पद उत्तर पद, अब इसके अंदर दोनों पद हैं, पूर्व पद उत्तर पद, ये दोनों ही होने चाहिए तभी द्वंद्व समास बनेगा। अगर हंसना होगा ना तो कोई समास नहीं बनेगा। तो इसके लिए दोनों पदों का होना बहुत जरूरी है। पूर्व पद उत्तर पद, पहला पद दूसरा पद, पहला शब्द दूसरा शब्द। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हंसना रोना, उठना बैठना,
ये सारे पहले पद दूसरे पद सभी में दो दो पद हैं, इसमें दोनों पदों का होना जरूरी है और दोनों ही पद प्रधान होते हैं, मुख्य होते हैं, इंपॉर्टेंट दोनों की होनी चाहिए होती है इसमें। अगर एक होगा तो द्वंद्व समास नहीं बनेगा। तो इनके अंदर ना इनकी पहचान होती है, हाइफन लगा होता है एक तो, सबसे पहले तो हाइफन लगा होता है। दूसरी बात, ये दोनों ना एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, विलोम भी होते हैं, ठीक है। तो द्वंद्व समास में ना ज़्यादातर विलोम शब्दों के जोड़े हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। और अगर हमें विलोम ना देखने को मिले तो उनको जब हम ना अलग अलग करके लिखने की कोशिश करेंगे, जैसे हंसना रोना है, जब हमने इनको अलग करके लिखा, समास विग्रह किया, तो हमारे पास आएगा हंसना और रोना, ठीक है। तो ऐसे हमने उनको करके देखना है। उठना बैठना, हाइफन सभी में लगा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है। और हमने सभी को विग्रह करके भी दिखाया है। हमने बताया था ना आपको, विग्रह करना मतलब उनके बीच की जो विभक्ति है, उनके बीच का जो उनको जोड़ने वाला शब्द है उसको बाहर निकालना है, वही हम विग्रह कहलाते हैं, ठीक है। ये समस्त पद है हंसना रोना, और ये इसका समास विग्रह है हंसना और रोना। ये सारे उदाहरण हैं जो वो द्वंद्व समास के ही उदाहरण हैं। तो ये सबसे आसान है, ये हमने छठी सातवीं आठवीं तीनों क्लासों में किया हुआ है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। दिन रात, दिन और रात देखो एक दूसरे का अपोजिट है। माता पिता, बड़ा छोटा, अच्छा बुरा, काला सफेद, खाना पीना, तन मन, ये सब द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। तो ये समास आपको समझ में आया होगा। आगे हम करते हैं अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास में हम सबसे पहले जानेंगे इसकी परिभाषा। इस समास में क्या होगा, पहला पद या अव्यय होगा या उपसर्ग होता है, ठीक है। हमने पढ़ा था पूर्व पद उत्तर पद। तो पहला पद या तो अव्यय होगा, अव्यय मतलब जो कभी भी न बदले। उपसर्ग मतलब जो हमने किए थे, किसी भी मूल शब्द में जुड़ने वाला, आगे जुड़ने वाला जो शब्दांश है वो उपसर्ग कहलाता है। तो इस समास की ये पहचान होगी अवयवी भाव समास की। इसमें पहला पद होगा वो या तो अव्यय होगा या उपसर्ग होगा। अब अव्यय क्या होता है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको किसी भी लिंग के कारण, कारक के कारण, वचन के कारण हम कोई भी बदलाव नहीं कर सकते, उसमें वो एज इट इज रहते हैं। तो इसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है, तो इसे हम कहते हैं अवयवी भाव समास, ठीक है। तो उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यथा स्थिति, स्थिति के अनुसार, यथा समय, समय के अनुसार। अब ये जो शब्द है ना यथा, ये हमारा अव्यय है। इसको आप ना देखो, स्थिति है ना, ये स्त्रीलिंग है, इसके साथ भी लग गया। ये समय है, वह पुल्लिंग है, इसके साथ भी लगा, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। ये अव्यय होता है। अव्यय शब्द ऐसे होते हैं जो किसी भी लिंग के साथ, वचन के साथ, कारक के साथ लगाइए, उनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता, वो अपना मीनिंग वैसे के वैसा ही देंगे। तो ये हमारे थोड़ा सा हमने इसके बारे में जाना कि अवयवी भाव समास का उदाहरणों के माध्यम से, ठीक है। आगे देखिए, इसमें हम दूसरा हमारा भाग था जो वो करेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद हमने पढ़ा था, पहला पद होता है, दूसरा पद होता है। पहले पद को हम कहते हैं पूर्व पद, दूसरे को कहते हैं उत्तर पद। अब इसमें उत्तर पद प्रधान होगा, पूर्व पद प्रधान नहीं होगा। मतलब मुख्य काम किसका होगा, उत्तर पद का, ठीक है, पूर्व पद का नहीं होगा। इसमें पूर्व पद गौण होता है। गौण होता है जो होना तो चाहिए लेकिन इतना जरूरी नहीं है, होना पर चाहिए, ठीक है, होना तो चाहिए, वो होगा तो जरूर वाक्य में, शब्द में, लेकिन वो इतना जरूरी नहीं होगा। जरूरी होगा हमारा उत्तर पद, दूसरा पद, ठीक है। और पहले पद के साथ विभक्ति का लोप हो जाता है। जो हमारा पहला पद होगा उसके साथ लगने वाली विभक्तियाँ जो का, को, के, कई, जो भी लगेगा वो गायब हो जाएगा। लोप मतलब गायब हो जाएगा, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। समझ में आया होगा जरूर यहाँ तक। इस समास में उत्तर पद प्रधान होगा, पूर्व पद गौण होगा। देखिए, चाहे समास कोई भी हो, सभी समासों के अंदर दोनों पदों का होना बहुत जरूरी है। किसी समास में पहला पद प्रधान होगा, पहला पद काम करेगा, किसी समास में दूसरा पद प्रधान करेगा, काम करेगा, और किसी समास में दोनों पद काम करेंगे, जैसे द्वंद्व समास था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसके उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। ग्रामगत, ये हमारा समस्त पद है। ग्रामगत ये हमारा समास विग्रह है। ग्राम को गया हुआ, ग्राम होता है गांव,
गांव को गया हुआ। अब को शब्द है ना जो, वो ग्राम के साथ लगा है। ग्राम हमारा पूर्व पद है और गत हमारा उत्तर पद है, पहला पद और दूसरा पद। अब हमने पढ़ा था कि पहले पद के साथ विभक्ति का लोप हो जाता है। देखिए पहला पद हमारा ग्राम है, इसके साथ को शब्द लगा है, ये विभक्ति, ठीक है। विभक्ति हो गई गायब और बन गया ग्राम गत। क्लियर है यहाँ तक सभी को? शरणागत, शरण को गया हुआ, ठीक है। तो अब शरण शब्द है ना, उसके साथ को विभक्ति आ रही है, लेकिन जब हम इसको समस्त पद बनाएंगे ना जोड़ करके, तो ये तो हो जाएगी गायब, एक नया शब्द बनेगा शरणागत, ठीक है। आगे देखिए, बैलगाड़ी, बैलों के लिए गाड़ी। अब यहाँ पर देखो बैलों के लिए शब्द है ना जो, वो बैल के साथ प्रयोग हुआ है, लेकिन अब जब हम इसका समस्त पद बनाएंगे ना, तो ये के लिए शब्द है ना जो, वो निकल जाएगा, इसमें से गायब हो जाएगा और एक नया शब्द आ जाएगा बैलगाड़ी, ठीक है। आगे देखिए, रसोई घर, रसोई के लिए घर। अब रसोई शब्द हमारा पहला पद है और घर हमारा दूसरा पद है, पूर्व पद उत्तर पद। अब पूर्व पद के साथ एक विभक्ति जुड़ी हुई है के लिए, ठीक है। अब जब हम इसका समस्त पद बनाएंगे बेटा, तो के लिए हो जाएगा गायब और दोनों मिलेंगे आपस में, बन जाएगा रसोई घर। जलमगन, जल में मगन, जल में मगन। ये देखिए जल हमारा पूर्व पद है और मगन हमारा उत्तर पद है, यहाँ पर आधा ग आएगा, ये हमारा उत्तर पद है। तो देखिए ध्यान से, ये पहला पद, ये दूसरा पद। अब पूर्व पद के साथ में है जो, वो विभक्ति जुड़ी हुई है, जब हम इसका बनाएंगे समस्त पद तो बन जाएगा हमारे पास जलमगन। क्लियर है यहाँ तक? तत्पुरुष समास समझ में आया होगा। तो इस तरीके से हम समास है जो वो समझ सकते हैं और कर भी सकते हैं आसानी से, कोई भी मुश्किल कार्य बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे हम आगे और कुछ उदाहरण कर लेते हैं, जैसे स्वर्गीय, स्वर्ग को गया, ठीक है, और सर्वप्रिय, सबको प्रिय, ठीक है, और परलोक गमन, परलोक को गमन। इस तरीके से हम इसमें तत्पुरुष समास में कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे बच्चे ना, तत्पुरुष समास है ना जो, इसके भी कई सारे भेद होते हैं, लेकिन वो बड़े ही आसान हैं। तो अगली वीडियो में हम तत्पुरुष के भेद हैं वो करेंगे और बाकी जो हमारे समास बचे हैं उसे हम करेंगे। तो सभी बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जो समझ में ना आए एक बार ज़रूर मुझसे पूछें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कहाँ से समझ में नहीं आ रहा। तो ये भी ज़रूर बताएं कि कॉपी से ही करवाऊँ या बुक से करवाऊँ, आपको आसानी किस में लग रही है वो बता देना। तो स्वस्थ रहें बच्चे, मस्त रहें।